नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में हमारे पास में उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार के जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जो टॉपिक हम टीएनसी बुलेट सीरीज में लेते हैं उसको हम कंप्लीट और फिनिश अच्छे तरीके से जो है वो करते हैं। फिर वो क्लास हमारे पास में चाहे 30 मिनट की हो, चाहे 40 मिनट की हो, या फिर जो है वो उससे भी ज़्यादा हो सकती है। हम उस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। टाइम जो है वो हमारे पास में फ्लेक्सिबल होता है। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में 338 नंबर की क्लास आएगी, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। जैसा कि आपको पता है कि हम जो टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उसके हमारे पास में दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें किस प्रकार से जो है वो टॉपिक या कौन कौन से टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन आते हैं, उन सब टॉपिक को इकट्ठा करके हमने एक लिस्ट बनाई है जिसका नाम दिया है 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लिस्ट। वो आप सब लोगों के पास में होगी, नहीं है तो आप टेलीग्राम पे जो है वो मांग सकते हैं, आपको जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो एक तो हम जो टॉपिक चूज करते हैं टीएनसी बुलेट सीरीज में वो करते हैं 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट से। सेकंड जो हम चूज करते हैं वो चूज करते हैं आपकी फरमाइश पे। तो बहुत सारे बच्चों ने जो है वो बोला था कि सर साइकेट्रिक के जो है वो कुछ टॉपिक, रिमेनिंग टॉपिक जो है वो करवा दीजिए। हालांकि जो साइकेट्रिक के हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे डिल्यूजन हो गया, हेलुसिनेशन हो गया, डिमेंशिया हो गया, देन उसके बाद ईसीटी वगैरह हो गया। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो ऑलरेडी जो है वो हमने कंप्लीट करवाए हैं। आगे भी हम जो है वो कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जो आप लोग बताएंगे या मुझे लगेगा तो हम उसको यहाँ पे जो है वो लेके आएंगे। तो ये टॉपिक बच्चों की फरमाइश पे था, जिन्होंने कहा था कि साइकेट्रिक के जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दीजिए। तो ये उन बच्चों के लिए जो है वो डेडिकेटेड था। और जो बच्चे कमेंट करते हैं, जैसा भी करते हैं, उन सबका तहे दिल से जो है मैं आभार व्यक्त करता हूं कि एटलीस्ट जो हो बताते हैं कि क्लास जो है वो किस तरीके से जो है वो हो रही है। तो चलो इसी कड़ी में चलते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को जो है वो हम फिनिश करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर की, कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार के जो है वो हमारे पास में क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारे पास में पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन ही क्या होती है। आप लोग इस वर्ड से बिल्कुल फेमिलियर होंगे, मैं कह रहा हूँ हर लोग जो हो जानते हैं, कहते हैं कि यार इसकी पर्सनैलिटी तो हम पे सूट नहीं करती है, यार उसकी तो पर्सनैलिटी समझ में नहीं आती। रोज यूज करते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट वो पर्सनैलिटी जो है वो हो क्या चीज़ है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि उसकी डेफिनेशन क्या है, तो थोड़ा सा जो है वो उसको एक्सप्लेन करने में जो है वो हम सभी लोग घबरा जाते हैं। यूज जरूर करते हैं कि यार वो तो अलग ही पर्सनैलिटी का आदमी है, पता नहीं यार कैसे है, कुछ उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्या सोचता है कैसे है, वो सब चीज़ें जो है वो हम रोज यूज में लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन को जो है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो आज जो है वो हम इसको एग्जैक्ट डिफाइन करेंगे कि पर्सनैलिटी जो है वो होती क्या है। कोई भी पर्सन क्या सोचता है, क्या उसकी फीलिंग्स है, क्या उसका बिहेवियर है। वो कहते हैं ना कि जैसी सोच वैसा ही उसका नेचर होता है। कोई भी पर्सन हो, चाहे जैसे आचार वैसे व्यवहार, ये डायलॉग भी है। तो कोई भी पर्सन कैसे क्या सोचता है, ठीक है ना, वो अपनी लाइफ में कैसे क्या जो है वो इंटरप्रेट करता है, किसी के बारे में क्या सोचता है, उसी हिसाब से जो है उसका व्यवहार हो जाता है। तो जो हमारे पास में थॉट है, जो उसकी फीलिंग्स है, फिर वो कैसा बिहेवियर करता है, वो सारे के सारी चीजें जो है वो हमारे पास में पर्सनैलिटी में निकल के आएगी। कुछ जो है वो एंगर पर्सन का होता है, कुछ की सोच जो है बहुत पॉजिटिव होती है, किसी की सोच बहुत नेगेटिव होती है, कुछ भी उसको समझा लो देन वो नेगेटिव ही रिएक्ट करेगा। तो इस तरीके से सोच जो है वो सबकी अलग अलग होती है। फीलिंग्स भी अलग अलग है, किसी के प्रति कोई फीलिंग्स है, या कोई क्या दूसरों के प्रति क्या फील कर रहा है। कोई ये पर्सन है जो दूसरे को दुखी को देख के खुद भी दुखी होता है, कोई जो है वो दूसरे को सुखी देख के खुद भी सुखी होता है, कोई ऐसा होता है जो दूसरे को दुखी देख के खुद खुशी महसूस करता है। तो उसकी फीलिंग्स क्या है, देन उसके बाद उसके थॉट और फीलिंग के बाद में बनता है उसका बिहेवियर, वो कैसे रिएक्ट करता है। कोई पर्सन ऐसा होता है जो अपने पेशेंटों के साथ बिल्कुल अच्छे से बिहेव करता है, उनकी प्रॉब्लम समझता है। कोई जो है वो उन पे गुस्सा कर देता है, ठीक है, झिड़क देता है, वो सारी चीजें। तो ये जो हमारे पास में थॉट है, फीलिंग्स है, बिहेवियर है, ये सब मिलके जो है वो हमारे पास में पर्सनैलिटी का जो है वो निर्माण करते हैं। इसलिए कहते हैं अच्छी सोच रखो,
अच्छी जो है वो फीलिंग्स रखो तो अच्छा बिहेवियर रखो तो सब कुछ अच्छा होगा। आप अच्छा करेगा तो भगवान आपका अच्छा करेगा, ऐसा लोग जो है वो कहते हैं, सुना भी होगा। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में क्वेश्चन आंसर की, कि एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि टाइप, अलग अलग टाइप पर्सनैलिटी के बहुत अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग जो है वो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग जो है वो पर्सनैलिटी को डिफाइन किया गया है, अलग अलग तरीके से उनको बताया है। तो एग्जाम में जो है वो एक तो इसके टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, एक इसके जो है वो कौन से टाइप में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं एक आपको टाइप बताता हूँ एंडोमॉर्फिक मिजोमॉर्फिक के टाइप से, कि जो पतला पर्सन होता है उसको ऑलमोस्ट गुस्सा ज्यादा होता है। ये बहुत कम देखने को मिलेगा, 100% बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेजोरिटी की बात कर रहा हूं। ये बहुत कम देखने को मिलेगा कि कोई बहुत मोटा पर्सन है या बिल्कुल ढुलमुल वाला पर्सन है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा है, नहीं। बहुत पतला पर्सन होता है उसको उतना ही ज्यादा गुस्सा आता है। आप जनरली देखिए, जो मैं बातें बता रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा भी आने वाला है। तो जितना पतला होगा उतना ही गुस्सा ज्यादा होता है। अभी हम ये भी कह सकते हैं कि गुस्से की वजह से क्या पता वो पतला है, राइट। ऐसे अगर हम बात करें कि कहते हैं ना कि जिसकी हाइट, मैं किसी पे ऐसे नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बंदे की हाइट ज्यादा होती है उसकी सोच भी पॉजिटिव थॉट के ऊपर जाती है, ठीक है। तो उस तरीके से तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हमारा जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा खान पान क्या है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसा आहार वैसा व्यवहार। आपने देखा होगा कि जो अल्कोहल कंजप्शन करते हैं या नॉनवेज वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं वो उतने ही ज्यादा इरिटेट होते हैं। जो बिल्कुल सात्विक भोजन करता है, बिल्कुल सीधा खाना खाता है, वो उतना ही सीधा रहता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मली हम देखते हैं इन नेचर में या हमारी डे टू डे लाइफ में, उन्हीं को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वो आहार पे, व्यवहार पे, थॉट पे, इन सब चीजों पे हमारी सारी चीज टिकी हुई है और वही हमारे पास में जो है वो पर्सनैलिटी है। तो वन बाय वन करके लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन, एग्जाम में जो हो इसके टाइप से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसके जो है वो जो स्केल है पर्सनैलिटी को कैसे चेक करते हैं उससे भी जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसके इटियोलॉजी से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं, कौन से टाइप में क्या क्या चीजें होती है उसके ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो वन बाय वन करके चलते हैं एंड देन इस टॉपिक को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन की, कि पर्सनैलिटी जो है वो हमारे पास में क्या है। अब मोटा मोटी चीज तो मैंने आपको जो है वो बता दी है, क्या है। Personality is the unique and constant pattern of thoughts, feelings, and behavior that make individual different from the others। बस यही इसकी जो है वो डेफिनेशन है। यानी कि पर्सनैलिटी क्या है, एक यूनिक एंड कॉन्स्टेंट पैटर्न है, ठीक है। कॉन्स्टेंट पैटर्न है। आप थोड़ी देर किसी के लिए, जैसे मान लो आपके मन में जो है वो हंसी मजाक है, आप थोड़ी देर जो है वो किसी से चुप रह सकते हो, बाद में आप अपनी वाली चीज पे आ ही जाओगे। ऐसे ही कोई पर्सन जो हो बहुत ज्यादा जो है वो गुस्से वाला है, थोड़ी देर वो हंसी मजाक कर देगा, अगर उसको करने के लिए कहोगे तो आधा घंटा 1 घंटा वो हंसी मजाक कर देगा, लेकिन फिर वो अपने रोल पे आ ही जाएगा। तो ये जो है वो मतलब ज्यादा देर तक नहीं होती, पर्सनैलिटी ज्यादा देर तक छुपाई नहीं जा सकती। कोई टीचर है, बच्चों के साथ खूब हंसी मजाक करता है, वो एक दिन सीरियस क्लास ले लेगा, 2 दिन सीरियस क्लास ले लेगा, लेकिन फाइनली वो फिर हंसी मजाक पे जो है वो आ ही जाता है। ठीक उसी तरीके से कोई टीचर बहुत डेंजरस है, वो एक दिन हंस लेगा, 2 दिन हंस लेगा, तीसरे दिन वो खुद इरिटेट होकर अपनी वाली चीजों पे आ जाता है। तो पर्सनैलिटी क्या होता है, एक यूनिक। यूनिक का मतलब होता है सबके अलग अलग। ऐसा नहीं है कि इसकी इसकी मैच, हाँ थोड़ी बहुत मैच करती है तभी तो आपस में फ्रेंड्स बनते हैं। तो पर्सनैलिटी जो है वो यूनिक एंड कंसिस्ट पैटर्न है, जो भी है। जैसे कोई पर्सन गुस्सा ज्यादा खाता है तो उसका कंसिस्टेंट है, देन कोई बहुत हंसी मजाक करता है तो उसका कांस्टेंट है, कोई जो है वो एक्सरसाइज करता है तो उसका वो सारी चीजें कांस्टेंट है। तो पर्सनैलिटी यूनिक और कांस्टेंट पैटर्न है किसका, थॉट्स का। क्या वो सोचता है, क्या उसकी फीलिंग्स है, क्या उसका बिहेवियर है, ठीक है। यानी कि पर्सनैलिटी, थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर की जो हमारे पास में यूनिक एंड कंसिस्टेंट पैटर्न है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और हर कोई इंडिविजुअल जो है, मतलब हर कोई पर्सन जो है वो इसी के आधार पे दूसरों से अलग होता है। और जो सेम पर्सनैलिटी के होते हैं वो फिर फ्रेंड बन जाते हैं। यानी कि कहीं पे भी आप देखोगे तो सेम पर्सनैलिटी वाली जो पर्सन होते हैं वो आपस में क्या बन जाते हैं दोस्तों, फ्रेंड्स बन जाते हैं। कहते हैं ना कि दारू वाले के तो दारू वाले जो है वो दोस्त होते हैं, जो ज्यादा हंसी मजाक वाले तो उनका ग्रुप अलग बन जाता है, कोई सीरियस वाले हैं उनका अलग बन जाता है। तो जो उनकी सोच है, जो उनकी फीलिंग्स है, जो उनके बिहेवियर है, ये सबके जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंट होता है और इसी की वजह से जो है वो उनको अलग करते हैं। एंड इट इंक्लूड्स,
पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? बिहेवियर इंक्लूड होता है, इमोशन इंक्लूड होते हैं, एटीट्यूड इंक्लूड होता है, हैबिट्स इंक्लूड होती है, इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, वैल्यू इंक्लूड होती है एंड फिजिकल अपीयरेंस जो है वो इंक्लूड होती है। ये चीज आपको बताइए कि इसके अंदर ये सारी चीजें, बिहेवियर, सेम बिहेवियर के सेम पर्सन होते हैं, ठीक है, यानी कि उनका बिहेवियर कैसा है। जैसे किसी का जो है वो जानवरों के प्रति बहुत अच्छा बिहेवियर है, पालतू जानवरों के प्रति बहुत अच्छा बिहेवियर है, तो उनकी फिर अलग यूनिटी बन जाती है। ऐसे इमोशन, इमोशनल पर्सन जो है वो मतलब सबका किसी का इमोशन जो है वो जल्दी झलक जाता है, किसी का नहीं। क्या उसका एटीट्यूड्स है, वो सारी चीजें। हैबिट्स क्या है, क्या वो खान पान है, खेलने जाता है, कूदने जाता है, जिम वालों का अलग क्लब बन जाता है, ठीक है, स्पोर्ट्स वालों का अलग बन जाता है। तो इस तरीके से किस चीज में उनका इंटरेस्ट है, क्या वो वैल्यू मतलब जो उनकी सोच रखती है, जैसे मान लो भगवान के प्रति है या किसी भी चीज के प्रति है, एंड फिजिकल अपीयरेंस कैसे होती है। ये सारी चीजें मिलके जो है वो हमारे पास में क्या बनाती है दोस्तों? पर्सनैलिटी बनाती है। एंड पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस हाउ वी इंटरेक्ट विथ अदर्स एंड अडेप्ट टू सिचुएशन, यानी कि पर्सनैलिटी जो है वो हमारे पास में किस तरीके से इन्फ्लुएंस होती है कि हम किसी के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं एंड उसकी सिचुएशन को कैसे जो है वो अडेप्ट करते हैं, इसके ऊपर जो है हमारे पास में पर्सनैलिटी जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के जो है वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड होकर हमारे पास में जो है वो पर्सनैलिटी बनती है। तो इसको वन बाय वन करके लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं, पर्सनैलिटी जो है वो यूनिक होती है। यूनिक मतलब हर एक पर्सन जो है वो अपनी एक अलग पर्सनैलिटी रखता है। इसका आप जेनेटिक से या माता पिता से ऐसे मत रखो। दो भाई बहन है, एक जो हो बहुत हंसी मजाक वाला, एक बहुत गुस्से वाला है, तो यूनिक हो गया। कोई ये नहीं है ना कि सेम माता पिता है तो दोनों का नेचर भी सेम होगा, जी नहीं। तो पर्सनैलिटी के जो है वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पर्सनैलिटी जो है वो यूनिक होती है, ठीक है, यानी कि हर एक पर्सन की जो है वो पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। देन ईच पर्सन हैज डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी, वही बात है कि हर पर्सन जो है वो अपने आप में एक अलग पर्सनैलिटी जो है वो रखता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डायनेमिक। डायनेमिक इन द सेंस कि वो जो हमारे पास में क्या क्या सोचता है, क्या क्या चेंजेस आता है, अपनी लाइफ को किस तरीके से डेवलप करता है, ठीक है, वो उन सब चीजों को वो अलग होता है। तो सबका है, जैसे किसी की पर्सनैलिटी क्या है, नहीं यार मैं तो गवर्नमेंट जॉब लगूंगा और मुझे तो जो है वो घर वालों का सपना साकार करना है और इस साला गरीबी से जो है वो मुझे पिंड छुड़ाना है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी जो है डायनेमिक होती है। देन उसके बाद कंसिस्टेंट, पर्सनैलिटी जो है वो कंसिस्टेंट रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, हंसी आने वाली चीज है, जैसे हमारे पास में नई नवेली दुल्हन घर पे आती है, ठीक है, अब उसका नेचर क्या है, जैसे मान लो वो अलग रहना पसंद करती है, उसको सेपरेट चाहिए या फिर उसको बहुत सारे लोगों में चाहिए, तो वो एक दो दिन तो अपने आप को ढाल लेती है, एक दो दिन ढाल लेती है या एक दो महीने ढाल लेती है, लेकिन फिर वो अपने रंग दिखाना चालू करते हैं। रंग इन द सेंस वो अपने पर्सनैलिटी के अनुसार जो है वो रिएक्ट करना चालू कर देती है। जैसे मान लीजिए किसी को जो है वो इंट्रोवर्ट है, मतलब ज्यादा बातचीत उसको पसंद नहीं है, फिर उस की शादी हो गई है ऐसे फैमिली में जहां पे 10-15 बच्चे हैं, देन 5-10 जो है वो सास ससुर है, जेठ जेठानी है, अलग अलग है, जॉइंट फैमिली में हो गई है। तो वो एक दो दिन तो जो है वो कैसे जैसे करके एडजस्ट करेंगे, लेकिन पर्सनैलिटी तो उसकी अलग है, वो तो कांस्टेंट है ना। फिर वो धीरे धीरे कहेंगे कि नहीं मेरे से ये चीज नहीं होती, फिर वो उसको फिर सबसे लड़ाई होना, ये सब चीजें, तो वो चीज आती है। तो स्टेबल बिहेवियर पैटर्न्स ओवर ए टाइम। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ऑर्गेनाइज्ड। भाई सबकी पर्सनैलिटी जो है वो अपने अपने जो है वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होती है। किसी को खेलने कूदने में है, किसी को जो है वो और चीज में है, तो ये जो है वो ऑर्गेनाइज होती है। जिसकी पर्सनैलिटी जैसे होती है उस तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इन्फ्लुएंट। इन्फ्लुएंट मतलब कि वो जो हमारे पास में डिटरमाइन बिहेवियर, रिस्पॉन्स, रिलेशंस, उस तरीके से वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है, दूसरे लोगों का बिहेवियर किस तरीके से है, किस तरीके से वो उनको रिस्पॉन्स करता है, क्या उनके बीच में रिलेशन है, वो सारी चीजें। लास्ट आ जाता है साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजी, फिजिकल दोनों चीज होती है। किस तरीके से माइंड बॉडी सेटअप क्या है उसका, क्या उसकी सोच है, उसी हिसाब से पर्सनैलिटी बनती है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको जो है वो डिस्कस कर दिया। तो ये जो है वो हमारे पास में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो आते हैं। मतलब पर्सनैलिटी के अंदर ये चीज आती है, यूनिक बिहेवियर आता है, डायनेमिक आता है, कॉन्स्टेंट आता है, ऑर्गेनाइज आता है, इन्फ्लुएंट आता है, एंड फिजिकल एंड सोशल साइको सोशल का भी जो है वो इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कंपोनेंट। क्या क्या कंपोनेंट है, कंपोनेंट, और देखो जो हमारे पास में एलिमेंट्स है वो अलग अलग चीजें कैसे है, एलिमेंट्स होते हैं मतलब पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है,
वो तो हो गया हमारे पास में एलिमेंट। समझिए इस चीज को, बहुत सारे बच्चे यहीं पे जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि कंपोनेंट और हमारे पास में एलिमेंट में, एलिमेंट मतलब पर्सनैलिटी के अंदर ये चीजें जो है वो इंक्लूड होती है। कंपोनेंट होता है कि जैसे मान के चलिए कोई कैसा पर्सन है उसी हिसाब से जो हो उसकी पर्सनैलिटी होती है। ये चीज ध्यान रखना। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, शरीर का, उसके रहने खाने पीने का, उससे हमारी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। तो वो कंपोनेंट होते हैं हमारे पास में पर्सनैलिटी के। तो जैसे किस तरीके से, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो गुलगुला या हट्टा कुट्टा पर्सन है, हट्टा कट्टा पर्सन है, वो गुस्सा कम करेगा, आप नॉर्मली देखिए। और जो बहुत ज्यादा पतला होता है उसको गुस्सा ज्यादा आता है, तो ये एक कंपोनेंट हो गए। ऐसे ही जो है हमारे पास में कोई पर्सन इमोशनल है, ठीक है, तो वो सारी चीजों को उसी तरीके से डील करेगा, राइट। तो ये सारे कंपोनेंट आते हैं। तो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, देन उनका डिस्क्रिप्शन जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल ट्राइट्स की बात करते हैं। फिजिकल ट्राइट्स मतलब कैंडिडेट की हाइट क्या है, वेट क्या है, लुक्स, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऊपर पर्सनैलिटी जो है वो डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। जैसे मैं आपको बता दूं, देखो मैं अभी भी बता रहा हूं, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये चीज ध्यान रखना। जैसे हाइट की बात करें तो जिसकी हाइट जितनी ज्यादा होती है उतनी ही उसकी सोच बढ़िया होती है, ठीक है। जो नेरो माइंडेड थिंकिंग के होते हैं वो हाइट में भी कमी होते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये कोई चीजें वैसे नहीं है, ये पर्सनैलिटी पे शूट करती है। ऐसे ही वेट की बात करें तो वही चीज, हट्टा कुट्टा या जो मतलब मोटा ताजा पर्सन है वो हंसी मजाक में ही रहेगा, और पतला वाला जो है वो गुस्सा करेगा। लुक्स, उसका बॉडी अपीयरेंस कैसे है, मान लीजिए कोई पर्सन दिखने में बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छे तरीके से, तो उसकी सोच या पर्सनैलिटी भी वैसे ही होती है। जो बिल्कुल थोड़ा सा लुक्स में अच्छा नहीं होता तो उसकी पर्सनैलिटी भी फिर नैरो माइंडेड हो जाती है। बॉडी स्ट्रक्चर, वही चीज आ गई कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसे है। अगर उसकी फिट फॉर फिट बॉडी है तो सोच भी जो है उसकी ऐसे ही रहती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ट्राइट्स। इंटेलेक्चुअल ट्राइट्स मतलब वो अंदर क्या चीजें सोचता है, जैसे मेमोरी कैसे है, रीजनिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग कैसी है। तो जिसकी मेमोरी शार्प है, ठीक है, जिसकी रीजनिंग पावर अच्छी है, सोचने समझने की क्षमता है कि ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये सारी चीजें। डिसीजन मेकिंग कैसे, उसी के हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की जो है वो डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है, जैसे अपने परिवार में चाचा हो गया, ताऊ हो गया, कोई ऐसा पर्सन जिसकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है, तो उसकी पर्सनैलिटी भी उतनी अच्छी होगी, सबको वो पसंद आएगा, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इमोशनल ट्राइट्स। उसका मूड क्या है, रिएक्शन टू सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे जो है वो रिएक्ट करता है। जैसे मान के चलिए हमारी फैमिली में 4 मेंबर है, 2 ताऊ और 2 जो है वो हमारे, एक पापा हो गए, एक चाचा हो गए, ठीक है। अब उनमें जो है वो कौन सा किस तरीके से उस इमोशनली सिचुएशन को हैंडल करता है, उसी के पास आज जाके हम जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे या वो सारी चीजें रखेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सोशल ट्राइट्स। सोशल ट्राइट्स मतलब वो किन लोगों के साथ इंटरेक्ट होता है, उसका कम्युनिकेशन कैसा है। अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा या अच्छा जो है उसका इंटरेक्शन रहेगा। बुरे लोगों के साथ रहेगा तो आपको पता है वैसी सोच ही उसकी हो जाएगी। तो कहते हैं ना दोस्तों में कि अच्छे लोगों के साथ रहकर, अच्छे लोगों से उठ बैठ किया कर, फिर उसी हिसाब से जो है वो आपकी नेचर आ जाएगी। नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है मोरल ट्राइट्स। मोरल ट्राइट्स मतलब वो वैल्यू को किस तरीके से, एथिक्स को कैसे रखता है, जो भी हमारे पास में होनेस्टी है या घर में जो फैमिली मेंबर का डिसीजन है वो किस तरीके से रखता है, उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो वैल्यू, एथिक्स, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो ये सारे के सारे आ गए हमारे पास में दोस्तों, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी के कंपोनेंट है। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि आज की क्लास को रटने वाली क्लास नहीं है। आज की क्लास को जितना आप अपने आसपास में या इसको फील करोगे, महसूस करोगे, तो ये क्लास जो है वो आपको समझ में आएगी, अदरवाइज जो है वो समझ में नहीं आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट आज था हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के जो है वो स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, तो उसमें हमारे पास में सबसे पहले फ्रूट्स मॉडल आता है, ठीक है। सिग्मॉइड फ्रूड ने जो है वो ये मॉडल दिया था और ये हमारे पर डिपेंड करता है। तो इसमें हमारे पास में स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 चीजें आती है, इड, ईगो, सुपर ईगो। बहुत बार इन तीनों चीजों से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। जो आपके पास में आइस ब्रेक ट्राइड वाला है उससे भी इमेज बेस पे भी ये क्वेश्चन बहुत बार जो है वो पूछा गया है। अगर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी
में एक दो एग्जाम दे चुके हैं उनको इसके बारे में जो है वो पता होगा। तो ये जो हमारे पास में स्ट्रक्चर है इसको हम ले लेते हैं, और ये जो हमारे पास में पर्सनैलिटी की स्ट्रक्चर है वो किसने दी थी दोस्तों? ये हमारे पास में सिग्मॉइड फ्रूड ने दी थी। और सिग्मॉइड फ्रूड ने जो है वो इसको 3 कैटेगरी के अंदर या 3 कंपोनेंट के अंदर जो है वो डिवाइड किया था। कौन कौन सा? इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इसी के आधार पे अब देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं ताकि सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाए। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इड। इड में क्या होता है? इड में ये प्लेजर सीकिंग है, प्लेजर सीकिंग है, अनकॉन्शियस है। मतलब कोई चीज चाहिए तो चाहिए, ठीक है, वो कोई भी चीज चाहिए तो चाहिए। अब वो कैसे आएगी क्या नहीं आएगी उसको कोई मतलब नहीं है, तो वो होता है इड। कहते हैं ना भेजा सटका हुआ है, वो होता है इड, कि उसको कोई मतलब नहीं है क्या चीज हो रही है, उसको रिजल्ट हैंड से मतलब है। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा बच्चा होता है, उसने जिक्र कर लिया कि मुझे तो ये चांद चाहिए। अब पॉसिबल है चांद मिल जाए? नहीं है ना पॉसिबल। ठीक है, आप लव स्टोरी में जाके चांद के तारे तोड़ के लाके ऐसे आ सकते हो और वो सारी चीजें जो हो बता सकते हो, लेकिन नॉर्मली जो हो वो चांद नहीं आ सकता। तो अपन क्या करते हैं, उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, थाली वगैरह में जो हो पानी भर के लाते हैं, वो चांद उस थाली में दिखता है, फिर उसको कहते हैं कि ये लो चांद, और वो खुश हो जाता है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चे ने देख लिया कि ये देखो बाग है और यहाँ पे जो हो वो एप्पल लगी हुई है। अब वो चिल्लाने लगा है कि मुझे तो ये चाहिए तो चाहिए। अब उसको ये पता नहीं है कि ये लाना पॉसिबल नहीं है, या इसको चुराना भी जो है वो ठीक नहीं है, बट वो अनकॉन्शियस माइंड से सोचता है कि चाहिए तो चाहिए। ठीक, आजकल जैसे लेटेस्ट एग्जांपल है कि जो शादी में भगा के लड़कियों को लेके जाते हैं कि यार लेके चलेंगे, फिर वो नहीं सोचते कि हमारे पे क्या बीतेगी, आगे हमारे पास में इसको खर्चा उठाने का भी जो है वो हमारे पास में सामान है या नहीं है। बस उनके दिमाग में भूत सवार होता है कि मुझे तो ये काम करना है तो करना है। तो इड में हमारे पास में क्या होता है, इंटेलेक्चुअल है, प्लेजर सीकिंग होती है, अनकॉन्शियस होता है, उसको अच्छे बुरे का कोई पता नहीं होता। उसको वो चीज रिजल्ट से मतलब है कि मुझे वो चीज चाहिए तो चाहिए, ये होता है इड। मतलब ये हमारे पास में इंस्ट्रिक्स, प्लेजर सीकिंग एंड अनकॉन्शियस, उसको भले बुरे से कोई मतलब नहीं है, और सबसे बैड चीज जो है वो हमारे पास में इड ही होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ईगो। ईगो क्या होता है? रियलिटी प्रिंसिपल, मीडिएटर बिटवीन द इड एंड सुपर ईगो। इड और सुपर ईगो के बीच की कड़ी है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास में रियलिटी जो है उससे हम कोरिलेट करते हैं। जैसे बच्चे ने मांग लिया कि मुझे तो जो है वो ये फ्रूट चाहिए। अब हम सोचते हैं कि यार चलो इसके जो बाग का मालिक है उससे हम मांग के ले आएंगे ताकि इसकी ये चीज जो हो फुलफिल कर दें। तो ये हमारे पास में रियलिटी पर्सनैलिटी पे जो है वो डिपेंड करती है। इसमें हमारे पास में थोड़ी बहुत जिद भी रहती है और पूरा कॉन्शियसनेस भी नहीं रहता। ठीक है, दोनों के बीच की कड़ी है, इड एंड सुपर ईगो के बीच की कड़ी है। और लास्ट आता था हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सुपर ईगो। पर्सनैलिटी में सबसे अच्छा, मैं कहता हूं सबसे अच्छा जो है वो हमारे पास में सुपर ईगो होता है। सुपर ईगो में क्या होता है? मोरल वैल्यूज, कॉन्शियसनेस, कंट्रोल इंपल्स, यानी कि क्या चीज हमें करनी चाहिए, इस कोई भी चीज हम कर रहे हैं तो उसका भला बुरा जो है वो हम सोचते हैं, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है सुपर ईगो में। सबसे बेकार इड है, ठीक है, उसके बाद ईगो है थोड़ा बहुत ठीक, और सबसे अच्छा सुपर ईगो। आपको भी अपनी पर्सनैलिटी में जो है वो, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको सुपर ईगो वाली पर्सनैलिटी जो है वो रखनी है। नाम से आपको लग रहा होगा ईगो, ईगो हर्ट हो गया तो सुपर ईगो और ज्यादा डेंजर चीज है, ये नहीं। सुपर ईगो इसमें सारी चीजें, भला बुरा ये सारी चीजें। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी परिवार में किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो गया, गलत हो गया है, तो वो जैसे अपने माता पिता को जो है वो कहने से डरती है कि नहीं मेरे घर वाले तो इस चीज को समझेंगे नहीं, तो वो क्या करती है, अपनी बुआ जी को या चाचा को कहना जो है वो उचित समझती है, क्योंकि उनको लगता है कि चाचा मेरी फीलिंग्स को या मेरी बातों को जो है वो समझेंगे, मेरे वैल्यूज को जो है वो मान रखेंगे। अगर मैं किसी लड़के के बारे में, लड़की है तो लड़के के बारे में और लड़का है तो लड़की के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो वो मेरे से बात करेंगे और मेरी भावनाओं को समझेंगे। वो सारी चीजें आती है हमारे पास में दोस्तों सुपर ईगो के अंडर में। क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, ये फ्रूड्स मॉडल जो कि सिग्मॉइड फ्रूड ने जो है वो दिया था। अब इसी के आधार पे जो है वो हमारे पास में सारे के सारे डिफेंस मैकेनिज्म भी आते हैं ऑलरेडी। हालांकि जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म हमने देख लिए हैं कि जो भी हमारे पास में चीजें आती है, हम हमारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। ठीक है, तो वो सारे की सारी डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास में पर्सनैलिटी के ऊपर ही जो है वो डिपेंड होती है। तो ये आइसबर्ग वाला फॉर्मूला है, जैसे ये आपको सबसे ऊपर जो दिख रहा है ये है हमारे पास में दोस्तों, दैट इज कॉल्ड सुपर ईगो वाली चीजें।
क्या है दोस्तों, ये हमारे पास में अगर देखा जाए तो ये सुपर ईगो वाली चीजें हैं। इसमें क्या है कि कॉन्शियसनेस सबसे ज्यादा है, ठीक, पूरा कॉन्शियस है और वो सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ईगो। ईगो में थोड़ी कॉन्शियसनेस कम होती है और थोड़ी बहुत जो है वो हमारे पास में जो है वो ईड होती है। ईड में क्या होता है, कोई भी चीज चाहिए तो चाहिए, अनकॉन्शियसनेस होता है, उसको कोई मतलब नहीं है। रात को 12 बजे दूध चाहिए तो चाहिए, बच्चे ने रोना चालू कर दिया, कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें। अब देखो इसी के आधार पे जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिफेंस मैकेनिज्म की बात की थी कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है कि कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो हमारे पास में डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोई पर्सन खो जाता है तो वो हम दूसरों के अंदर जो है वो देखते हैं, वो भी डिफेंस मैकेनिज्म है। आपने देखा होगा कि कोई पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है तो वो फिर स्पोर्ट्स में चला जाता है। किसी के जो है वो एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर वो नर्सिंग कर लेता है और अपने सपनों को थोड़ा बहुत फुलफिल करता है। तो ये सारे के सारे जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म के हैं। अब देखो फ्रूट्स में जो डिफेंस मैकेनिज्म का बताया था जो कि पर्सनैलिटी में यूज करते हैं, जैसे डिनाइल। डिनाइल मतलब रिफ्यूजिंग रियलिटी। रियलिटी से जो है वो डिनाइल होता है। जैसे डाबडा वाला मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज होती है तो सबसे पहले हम चीज को जो है वो क्राइसिस जो इंटरवेंशन होता है, जिसमें डाबडा हमने डिस्कस किया था, क्या किया था, डाबडा, DABDA, ठीक है। ये होता है हमारे पास में डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, देन उसके बाद जो है वो डिक्लाइन एंड एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें होती है। तो ये सारे हमारे पास में जो डिनाइल है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में सबसे पहले जो है मोबाइल, ये मैंने डाबडा जो है पहले से करवा रखा है बुलेट सीरीज के अंदर। तो डिनाइल जो है मतलब जैसे मोबाइल खो गया, ठीक है, मोबाइल खो गया तो हम सोचने से पहले हम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते यार कि मोबाइल कहाँ जाएगा, यही तो होगा। ऐसे मान के चलिए कोई ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल हमारे साथ मिलता जुलता है, देन उसकी सडनली जो है वो खबर मिलती है कि यार वो एक्सपायर हो गया, तो हम उस चीज को मानने के वो तैयार नहीं होते। नहीं 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 यार, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब रिफ्यूजिंग रियलिटी। रियलिटी जो है उसको हम रिफ्यूज कर देते हैं कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता, कल ही तो मैंने बात की थी उससे, ये सारी चीजें। नेक्स्ट जैसे डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन होता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिंग ओवर फॉल्ट्स टू अदर्स। कुछ भी फॉल्ट होता है तो वो दूसरों के ऊपर डालता है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर कम आए तो वो बच्चा क्या कहेगा कि मेरे नंबर तो कम नहीं आते, वो टीचर ही जो है वो ऐसा है जो ढंग से नहीं पढ़ाता है। अपने जो फॉल्ट होते हैं वो दूसरों के ऊपर जो डालना होता है वो होता है प्रोजेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मतलब कोई भी चीज होता है उसका जो है वो जस्टिफाई करता है कि नहीं नहीं ये काम तो मैं कर देता, मेरा सिलेक्शन तो हो जाता अगर मैं बीमार नहीं पड़ता तो, ठीक है। तो वो उसका जो है वो एक तरीके से रेशनल देता है, नहीं 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 मैं पैसे तो बहुत कमा लूं, मेरी तो इच्छा ही नहीं है। तो इस तरीके से जो है वो चीजें करता है, वो आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। रिग्रेशन। रिग्रेशन होता है कि चाइल्ड जो बिहेवियर में आ जाता है वापस से, ठीक है। कोई भी पर्सन, जैसे मान के चलिए कि रिग्रेशन फीमेल जो है वो सबसे ज्यादा यूज होती है, कुछ भी गलती होती है फिर वो रोने वाली कंडीशन आती है या रो देते हैं, तो वो आ जाता है हमारे पास में रिग्रेशन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में रिप्रेशन, मतलब ऑन अनकॉन्शियस ब्लॉकिंग, बिल्कुल जो है वो चुपचाप कुछ नहीं करना, रिप्रेस, वो सारी चीजें। डिस्प्लेसमेंट, वही आपको मैंने आपको बताया था कि हमारे सिस्टम जो हो दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाके शिफ्ट होता है। जैसे मान के चलिए किसी पर्सन को जो है वो किस में जाना है, मेडिकल में जाना है उसने जो है वो एमबीबीएस की तैयारी की लेकिन उसमें उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर वो नर्सिंग करने लग जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में आती है, दैट इज का डिस्प्लेसमेंट में। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म इसलिए बताई है हमारे पास में कि जो पर्सनैलिटी डिपेंड होती है, और भी बहुत सारी होती है, मैं यहाँ पे जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास में पर्सनैलिटी डिपेंड होती है वो हमारे पास में उसी तरीके की डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो खोज करती है। जिस प्रकार से जो पर्सनैलिटी होती है उसी हिसाब से जो है वो फिर रिएक्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को जो है वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, और बिल्कुल करते हैं। हमने एक जगह तो ये बोला है कि पर्सनैलिटी जो है वो यूनिक होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पर्सनैलिटी को जो है वो इफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप है, जैसे 10 दोस्त हैं और 10 के 10 जो है वो दारू पीने वाले हैं, राइट। उसमें 11वां दोस्त इंक्लूड हो गया, वो बिल्कुल नहीं पीता है, लेकिन धीरे 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 उनकी पर्सनैलिटी का इंपैक्ट उनके ऊपर जो है वो आ जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें जैसे फैमिली में सबकी सोच कैसे है, माता पिता की अच्छी सोच है, दादा दादी की अच्छी सोच है, तो जो बच्चा आगे आएगा उसकी भी ऑलमोस्ट अच्छी ही सोच रहती है। ये 100% काम नहीं करता, लेकिन ये फैक्टर्स जो है वो हमारे पास में पर्सनैलिटी को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं।
तो वन बाय वन करके फैक्टर्स को लेंगे और किस तरीके से करते हैं उसको देखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल जैसे हेरिडेटरी है, हार्मोन्स है, ब्रेन स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें। हेरिडेटरी कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान के चलिए परिवार में सबकी सोच अच्छी है तो वो फिर जो बच्चा वहां पे जिसको डेवलप हो रहा है, जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसकी भी थॉट जो है वो अच्छी होगी। हार्मोन्स, अगर सभी हेल्दी हार्मोन्स जो है वो सिक्रेशंस पर्टिकुलर अच्छे तरीके से हो रहे हैं, ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो रहा है, बॉडी डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो रहा है, तो उसकी फिर स्ट्रक्चर या हम कहें कि उसकी पर्सनैलिटी भी जो है वो उसी तरीके से अच्छी डेवलप होगी। नेक्स्ट आता है फैक्टर साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब क्या क्या उसके बिलीफ्स हैं, एटीट्यूड्स, लर्निंग, मोटिवेट, ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल है। जैसी सोच वैसा ही उसका नेचर हो जाता है। ये चीज ऑलरेडी जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सोशल, जो मैंने आपको बताया, जैसे फैमिली मेंबर्स कैसे हैं, स्कूल ग्रुप कैसा है, रिलीजन क्या है, कल्चर क्या है। जैसे आजकल रिलीजन एंड कल्चर के ऊपर तो बोलना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लेकिन ये चीज है तो सही, ठीक है, कि जिसका जैसा रिलीजन होता है उसकी वैसे ही जो है वो सोच बन जाती है। चाहे आप उस चीज को कैसे ही मानिए, मैं किसी चीज पे जो है वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग है उसको हम फॉलो करते हैं तो वो सारी चीजें जो है वो हमारे अंदर जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल जैसे कि एक्सपीरियंस क्या है, स्ट्रेस है, ट्रॉमा है। कोई भी हमारी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है, कुछ भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारा वर्क कल्चर कैसा है, उसी हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी हो जाती है। जैसे मान के चलिए कोई पर्सन बिल्कुल गुस्सा नहीं खाता है, लेकिन उसको ऑफिस ऐसा मिला हुआ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कतें कोज करता है, तो फिर वो धीरे धीरे चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये फैक्टर भी जो है वो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सिचुएशनल। सिचुएशनल कैसे, या आ गया हमारे पास में बिहेवियर चेंजेज इन डिफरेंट सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं कि एक पर्सन है, ठीक है, कि वो क्या बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, बहुत ज्यादा जो है वो गुस्से वाला है, छोटी छोटी बात पे जो है वो गुस्सा कर देता है। फिर वो ज्वाइन कर लेता है कहाँ पे दोस्तों, एक शॉप के ऊपर, एक बनिए की दुकान पे जाके काम करने लग जाता है। धीरे 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 उसका गुस्सा जो है वो शांत हो जाता है, वो गुस्सा करना जो है वो बंद कर देता है। तो ये आ गया हमारे पास में बिहेवियर चेंजेस इन डिफरेंट सिचुएशन। सिचुएशन में अगर आप ऐसी चीजें कर दोगे, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, तो उसी हिसाब से जो है वो हमारे पास में बिहेवियर भी जो है वो अडेप्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास में सिचुएशनल। तो जैसे कोई बहुत ज्यादा गुस्से वाला है तो उसको ऐसी जगह पे अगर हम बैठा देते हैं, जैसे रिसेप्शन के ऊपर बैठा दिया, तो थोड़ा थोड़ा वो गुस्सा करेगा, फिर धीरे धीरे गुस्सा जो है वो शांत हो जाएगा और फिर बिल्कुल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर में आ जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर एंड सिचुएशनल फैक्टर। ठीक है, अच्छे तरीके से सिर्फ अपने दिमाग की जो है वो ग्रोथ करके सोच के देखिए, ये सारे फैक्टर जो है वो हमारे पास में अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पर्सनैलिटी के टाइप पे ही आते हैं, और अलग अलग साइंटिस्टों ने जो है वो, अलग अलग साइकोलॉजिस्टों ने जो है वो पर्सनैलिटी को अलग अलग तरीके से जो है वो डिवाइड किया गया। समझ में आ गया? तो इसीलिए थोड़ा सा जो है वो अब कंसंट्रेट होके जो है वो इसको डिस्कस करना है। अभी तक अगर आपने थोड़ी बहुत चीजें कम समझी है, कोई बात नहीं, थोड़ी कम समझ में आई है तो आप थोड़ा सा सोच के देखोगे तो वो चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन अब हमारे पास में मेन चीज आती है, दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के जो है वो कौन कौन से टाइप होते हैं, तो इसमें मैं बता रहा हूँ अलग अलग साइकोलॉजिस्टों ने अलग अलग दिया थे। जैसे जंग्स टाइप्स ने अलग दिया है, देन सेल्डोन्स ने जो है वो अलग दिया है। तो इस तरीके से जो टाइप ए एंड बी पर्सनैलिटी अलग होती है, तो अलग अलग पढ़ेंगे हम। 4-5 प्रकार की जो पर्सनैलिटी है अलग अलग तरीके से अलग अलग कैटेगरी में जो है वो डिवाइड हुई है, तो सबको हम लेंगे। तो सबसे पहले जंग्स टाइप। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आता है उसको मैं बताता हूं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो हमारे पास में आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जंग्स ने पर्सनैलिटी को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, तो 3 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया। या जंग्स की कैटेगरी कौन कौन सी होती है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवलेंट होता है, या एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक होता है, या टाइप ए एंड बी पर्सनैलिटी होती है। तो इस तरीके से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। टाइप देके साइंटिस्ट का नाम पूछ सकते हैं, या साइंटिस्ट को देख के पूछ सकते हैं कि ये पर्सनैलिटी जो है, ये इस साइंटिस्ट ने कौन सी जो है वो पर्सनैलिटी दी है। पर्सनैलिटी के अलग अलग टाइप पढ़ेंगे हम, अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किस तरीके से जो है वो किया गया है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन देखो आगे पढ़ेंगे ना तो बड़ा मजा आने वाला है। जैसे जंग्स ने दिया है कि जंग्स ने बोला है कि पर्सनैलिटी जो है वो 3 टाइप की होती है।
ऐसे ही जो है वो फ्रूट ने देखे नहीं पर्सनैलिटी जो है वो अलग टाइप की होती है। ऐसे ही किसी ने और अलग दे दिया, तो अलग अलग जो है वो हम ले लेते हैं। तो जंक्स ने जो दिया है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट, ये 3 कैटेगरी जो है वो बनाई है। अब देखो, कहते हैं ना कि यार ये पर्सन तो बड़ा इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट मतलब खुद की मस्ती में ही रहता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अपन नॉर्मली कंडीशन में बोल देते हैं कि यार ये पर्सन तो जो बड़ा इंट्रोवर्ट है। कोई कहते हैं या तो बड़ा एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रो मतलब सोशल लाइफ में जहां बुलाया, जिसकी शादी में गए चले गए, ठीक है। जहां बोले कि चल यार मार्केट घूम के आते हैं, ले चल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से एक होता है एम्बिवलेंट, दोनों का, ठीक है, इंट्रोवर्ट भी और एक्सट्रोवर्ट भी, न बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट न बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट। तो इस तरीके से जो है वो पर्सनैलिटी को जंक्स के आधार पे 3 टाइप में डिवाइड किया गया। सबसे पहला होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट नाम से पता चल रहा है वो बंदा खुद में ही रहता है, चुपचाप रहता है, अपने काम से काम रखता है। कोई बहुत ज्यादा बोलेगा तो इंटरेक्शन कर देगा, अदरवाइज कोई इंटरेक्शन जो है वो नहीं करता, अपनी चीजों पे फोकस रहता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है, मन मौजी अपनी चीजों में रहता है। देन ये क्या होता है, रिजर्व्ड होता है, क्वाइट होता है, इनवर्ड फोकस होता है, खुद की चीजों पे होता है। इंट्रोवर्ट अपनी दुनिया में ही खोया हुआ रहता है, ज्यादा किसी से मेल मिलाप नहीं है, उसके दोस्त भी कम होंगे, ठीक है, आना जाना भी उसका कम होगा। अगर आप मान ली इंट्रोवर्ट का हमारे पास में कोई बच्चा है, ठीक है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का, तो उसको कहोगे कि ले चलो शादी में चलोगे, तो वो कहेगा नहीं नहीं आप जाओ। फिर कहोगे नहीं चलते हैं, नहीं नहीं मैं क्या करूंगा जाओ। फिर ज्यादा फोर्स करोगे तो वो चलेगा, चले भी लेगा, तो अपना चुपचाप बस खाना खाया फिर कहेंगे हाँ चलते हैं। एक्सट्रोवर्ट वाला क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट वाला क्या होगा कि बिल्कुल बिन बुलाई शादी में ही चला जाएगा, ठीक है, दोस्त ने बुलाया ठीक है, नहीं बुलाया तो भी चला जाएगा। सारी चीज आउट गोइंग है, सोशल है, एक्टिव है, सारी जगह घूमता फिरता रहेगा, वो सारी चीजें। तो आउट गोइंग, सोशिएबल, एक्टिव, ये हो गया एक्सट्रोवर्ट, कहते ना जगत का, ठीक है, जगत की सेवा में ही लगा रहेगा, वो आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट दोनों का मिक्सअप होता है, यानी कि न तो ज्यादा इंट्रोवर्ट है और न ज्यादा जो है वो एक्सट्रोवर्ट है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अपनी कौन सी पर्सनैलिटी में आते हो, इंट्रोवर्ट में आते हो, एक्सट्रोवर्ट में आते हो या एम्बिवर्ट में आते हो। सबसे अच्छी पर्सनैलिटी होती है हमारे पास में एम्बिवर्ट, न तो जो है वो इंट्रोवर्ट होना चाहिए ज्यादा, न ही जो है वो एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, ये होगा एम्बिवर्ट। नेक्स्ट आता हमारे पास में सेल्डोन के टाइप में, ठीक है। सेल्डोन ने जो है वो हमारे पास में जो है वो 3 कैटेगरी इसकी डिवाइड की गई है, और ये कैटेगरी डिवाइड की है बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पे, ठीक है। तो उसमें बॉडी टाइप के आधार पे जो है वो डिवाइड की गई है, और फिर बॉडी के आधार पे जो है वो पर्सनैलिटी बताया कि यार ऐसी बॉडी का अगर कोई आदमी होगा ना तो उसकी पर्सनैलिटी ये है। समझ में आ गया कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो इन्होंने जो है वो 3 कैटेगरी में एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ 3 डिवाइड किया है। एंडोमॉर्फ क्या होता है दोस्तों, एंडोमॉर्फ का मतलब ना हट्टा कुट्टा मोटा ताजा गुलगुला पर्सन, दैट इज कॉल्ड एंडोमॉर्फ। ये कैसा होता है, तो इसकी जो आदमी बिल्कुल मोटा ताजा होता है, जैसे ये हो गया, ये हो गया हमारे पास में एंडोमॉर्फ, ठीक है, ये हो गया एंडोमॉर्फ, हट्टा कुट्टा मोटा ताजा। तो मैंने आपको बता दिया कि जो पर्सन ज्यादा हट्टा कुट्टा होता है, मोटा ताजा होता है, उसको ज्यादा गुस्सा नहीं आता। आप अपने में देख लो, अपने रिश्तेदारों में देख लो, अपने दोस्तों में देख लो, ये सारी चीजें, तो उसको ज्यादा गुस्सा नहीं था। जो बिल्कुल माचिस की तिल्ली की तरह होगा, ठीक है, होना जाना कुछ नहीं है, उसको उतना ही गुस्सा ज्यादा होता है। तो इसी के आधार पे एंडोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक वाली की पर्सनैलिटी क्या कहती है, इन्होंने बॉडी टाइप के आधार पे पर्सनैलिटी को डिवाइड किया गया है कि यार ऐसी बॉडी होगी तो ऐसी पर्सन वाला जो है वो होगा। एंडोमॉर्फिक क्या है, एंडोमॉर्फिक है बिल्कुल सॉफ्ट है, ठीक है, सोशिएबल है, रिलैक्स्ड है, कुछ कह दोगे कोई गुस्सा नहीं आएगा, माता पिता धमका देंगे, खाना खाता रहेगा, कोई फर्क नहीं उसको नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बिल्कुल दुबला पतला है, थोड़ा सा खाने के लिए बोल दिया थाली फेंक के चला जाएगा, ये सारी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में मीजोमॉर्फिक। मीजोमॉर्फिक होता है बिल्कुल मस्कुलर होता है, और सबसे अच्छी पर्सनैलिटी भी यही होती है मीजोमॉर्फिक। तो अगर आपको बनना है, देखो मैं सब चीजों में बता रहा हूं, जैसे अगर आपको जंक्स टाइप्स के आधार पे अपनी पर्सनैलिटी बनानी है तो एम्बिवर्ट बनो, न तो इंट्रोवर्ट न एक्सट्रोवर्ट। ऐसे अगर हमारे पास में सेल्डोन के आधार पे जो है वो बनोगे तो आपको मीजोमॉर्फिक बनना चाहिए। मीजोमॉर्फिक क्या होता है, बिल्कुल मस्कुलर होता है, एक्टिव होता है, बोल्ड होता है, बिल्कुल फिट फॉर फिट, ठीक, न बहुत ज्यादा खाने पे ध्यान, न सारी चीजें, ये हो गया हमारे पास में मीजोमॉर्फिक, ठीक है। फिट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें इसमें बिल्कुल बराबर बराबर मात्रा में डाली गई है। सोशल लाइफ भी ठीक है, गुस्सा भी ठीक है, थिंकिंग भी ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये होता है हमारे पास में मस्कुलर, एक्टिव एंड बोल्ड होता है।
नेक्स्ट आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक क्या होगा? बिल्कुल दुबला पतला, ठीक है, यानी कि बिल्कुल थिन, साई एंड इंट्रोवर्ट होता है। थोड़ा सा बोलोगे गुस्सा आ जाएगा, चिड़चिड़ा, बिल्कुल माचिस की तिल्ली, या हम कह सकते हैं पापड़ टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है वो आ गया हमारे पास में एक्टोमॉर्फो। तो सेल्डोन के आधार पे जो है वो 3 तरीके के, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। सबसे अच्छी होती है मीजोमॉर्फिक। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? जंक्स एंड सेल्डोन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में टाइप ए एंड बी, यानी कि पर्सनैलिटी को जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए में कौन कौन से आते हैं? टाइप ए में आते हैं हमारे पास में कॉम्पिटिटिव, टाइम अर्जेंट, एग्रेसिव, स्ट्रेस प्रोन, ये सारी चीजें आती है। मतलब 2 कैटेगरी में, एक अच्छा मान लो और एक जो है वो बिल्कुल लेजी वाला मान लो। मतलब जैसे सारी दुनिया 2 तरीके से, कोई पर्सन जैसे अपन नॉर्मली बात करते हैं कि यार कमाओगे तो ये सारी चीजें होगी, टाइम को वेस्ट मत करो, ये सब चीजें मत करो, ये वो। कुछ लोग क्या कहते हैं, क्या फायदा, कि साथ लेके थोड़ी जाना है, ऊपर थोड़ी लेके जाना है। तो सबकी सोच अलग अलग होती है। तो इस तरीके से 2 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया है, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए वाले में कौन कौन से आते हैं? कॉम्पिटिटिव, एक दूसरे से भाग दौड़ भरी जिंदगी में आगे निकलना है, मुझे इससे ज्यादा पैसा ज्यादा कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे इससे ज्यादा पहले सिलेक्शन लेना है, वो सारी चीजें। टाइम अर्जेंट, बिल्कुल टाइम इज मनी, उनके लिए टाइम ही है, 1 घंटा भी वेस्ट नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, ये ड्यूटी कर ली, देन इधर से पैसा कमा लिया, देन इधर से पैसा कमा लिया, इस तरीके से। नेक्स्ट आता हमारे पास में एग्रेसिव। एग्रेसिव की बात करें मतलब बहुत ज्यादा गुस्से वाला एंड स्ट्रेस प्रोन, उनकी लाइफ में स्ट्रेस जो है वो जुड़ा रहता है, एक बाएं हाथ की तरह उसके साथ में परछाई की तरह जो है वो चलता रहेगा। नेक्स्ट आता है टाइप बी पर्सनैलिटी वाले। ये क्या होते हैं? बिल्कुल काम होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं एंड पेटेंट, ठीक है, पेशेंट टाइप के, या बिल्कुल कुछ नहीं, क्या खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, क्या करके लेके जाएंगे, वो आगे बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, शमशान में कौन सा जो है वो तिजोरी होती है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास में 2 तरीके की जो है वो पर्सनैलिटी यहाँ पे होगी, टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास में ओशियन मॉडल। देखो ओशियन मॉडल ध्यान रखना, ओशियन मॉडल की जो है वो फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछी जा सकती है कि ओशियन मॉडल के आधार पे। तो ओशियन मॉडल के आधार पे यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5। तो इसमें हमने जो है वो पर्सनैलिटी को 5 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया है, ठीक है। 5 कैटेगरी कौन सी होती है? जैसे O4 आ जाता है हमारे पास में ओपननेस, ठीक है। सी से आ जाता हमारे पास में कॉन्सिस्टेंटनेस। नेक्स्ट आता हमारे पास में एक्स्ट्रावर्जन। ए आ जाता हमारे पास में एग्रीब्लाइंडनेस एंड एन से आ जाता हमारे पास में न्यूरोटिज्म। तो 1 बाय 1 करके लेते हैं। ये सबसे एक्सेप्ट वाला मॉडल है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल थ्योरी, ओशियन मॉडल, ठीक है। तो ध्यान रखना एग्जाम में पूछे कि सबसे एक्सेप्ट या सबसे जो हम एक्सेप्ट करते हैं पर्सनैलिटी के अंदर, कौन सा मॉडल एक्सेप्ट करते हैं? तो ओशियन मॉडल करते हैं। ओशियन मॉडल को जो है वो हमारे पास में अलग अलग तरीके से, दैट इज कॉल्ड ओपननेस, देन कॉन्सिस्टेंटनेस, नेक्स्ट आता है हमारे पास में एक्स्ट्रावर्जन, देन एग्रेबलनेस, देन उसके बाद न्यूरोटिसिज्म। तो ये हमारे पास में O C E A N, तो ये हो गया हमारे पास में ओशियन मॉडल। तो 1 बाय 1 करके लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में ओपननेस, मतलब क्रिएटिव और क्यूरियस, वो हमेशा नई नई चीजों को जो है वो खोजने वाले होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। कुछ बच्चों को आपने देखा बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, कुछ ना कुछ नई चीजों को जो है वो डिस्कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉन्सिस्टेंटनेस, ये हमारे पास में ऑर्गेनाइज एंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्स्ट्रावर्जन सोशियबल एंड आउटगोइंग होते हैं, दूसरी चीजों में ध्यान देने वाले। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एग्रीबलनेस, कोऑपरेटिव एंड काइंडनेस होती है। एंड न्यूरोटिसिज्म, इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड एंजाइटी जो है वो इंक्लूडेड होती है। तो सबसे अच्छा जो मॉडल माना गया है वो ओशियन मॉडल को जो है वो माना गया है। तो ये हमारे पास में दोस्तों पर्सनैलिटी के जो है वो टाइप थे, ठीक है, जंक्स के आधार पे। देन उसके बाद में हमारे पास में जो है वो टाइप ए एंड बी, देन उसके बाद हमारे पास में सेल्डन। इस तरीके से जो है वो अलग अलग कैटेगरी के आधार पे हमने जो है वो पर्सनैलिटी को डिवाइड किया गया था। अब आता हमारे पास में पर्सनैलिटी असेसमेंट मेथड्स। किसी भी पर्सन को जो है वो हम पर्सनैलिटी असेस करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से मेथड जो है वो काम में लेते हैं, कैसे जो है वो आपकी किसी की पर्सनैलिटी को जो है वो बताओगे कि यार ये पर्सन जो है वो ऐसा होता है। तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं जो कि हम काम में लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कोई पर्सन कोमा में गया है नहीं है, तो ग्लास को कोमा स्केल यूज करते हैं।
जो बच्चा होता है हमारे पास में न्यू बॉर्न होता है तो वो कितना हेल्दी है उसके लिए हम एपगार स्कोर मेथड यूज करते हैं। तो इसी तरीके से सब चीज़ों को अलग अलग जो है वो कितना परसेंट बढ़ना है उसमें रूल ऑफ 9 मेथड यूज करते हैं। तो पर्सनैलिटी को हम असेस करेंगे, कोई भी पर्सनैलिटी को हम असेस करेंगे तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स में हम एक यूज में कोई सा भी हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारे मेथड यूज में लेंगे, कोई भी एक मेथड जो है वो हम यूज में लेके उसकी पर्सनैलिटी को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो मेथड्स ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले आ गया हमारे पास में ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब सिर्फ उसके बिहेवियर को हम देखेंगे। जैसे बड़े बुजुर्ग सबसे ज्यादा जो है वो इसको यूज में लेते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड को सबसे ज्यादा जो है वो यूज में लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, डेली बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये पर्सन कैसा है, किस चीज पे, दूसरे लोगों से कैसे जो है वो बात करता है, कैसे जो है वो उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, किस तरीके से उनका बिहेवियर है, वो सारी चीजें। तो ऑब्जर्वेशन मेथड से जो है वो उसको देखते हैं और उसकी पर्सनैलिटी को जो है वो असेस करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में इंटरव्यू मेथड्स। जैसे बहुत सारे जो है वो, जैसे इंटरव्यू सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि कंपनी में किसी को हायर करना है, ठीक है, तो हमें कैसा बंदा चाहिए, तो इंटरव्यू मेथड से ही जो है वो होता है। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो हो दो तरीके का होता है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि सारी चीज जो हो बनी हुई होती है, मतलब सारे क्वेश्चन बने होते हैं, उससे जो जो पूछा जाता है क्या पूछना है, वेल ऑर्गेनाइज होता है, इतने टाइम पीरियड का होगा, देन इस तरीके से होगा, इस डेट में होगा, इस चीजों पे फोकस होगा, वो सारा का सारा जो है वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आता है। अनस्ट्रक्चर्ड, कोई अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, बस नॉर्मली बुला लिया, बातचीत की, कितने टाइम के लिए की कोई फिक्स नहीं होता, क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं कोई फिक्स नहीं होता है, वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। जैसे किसी को हाउस कीपिंग को हमें रखना है, काम वाली बाई को रखना है, तो हम नॉर्मली बात करके ले लेते हैं, वो सारी चीजें अनस्ट्रक्चर्ड में आता है। स्ट्रक्चर में जैसे किसी कंपनी का जो है वो सीईओ लेना है या कोई मैनेजर की पोस्ट को हाई करना है, तो उसमें जो है वो इंटरव्यू मेथड जो है वो यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी में क्या आता है हमारे पास में, क्वेश्चनरी में आता है कि हम जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो उसको काम में लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में MMPI, MBTI, देन आईस्नेक स्केल, ये सारी चीजें जो है वो यूज में लेते हैं। तो ये हमारे पास में क्या क्या चीजें होती है, इसको अगर हम ले लेंगे तो जैसे हम बात करें, ये होता है हमारे पास में MBTI, ये सारे स्केल हैं। जैसे MBTI ये आता है हमारे पास में मेयर्स बिगिनिंग्स टाइप इंडिकेटर, इसमें जो हो पूरी स्केल बनी होती है। ऐसे ही जैसे MMPI है, ये हमारे पास में MMPI क्या है, उसमें कंपोनेंट आते हैं, ठीक है, और कंपोनेंट के आधार पे जो है वो, उस कंपोनेंट के आधार पे जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरी स्लाइड नहीं है, मैं पूरी वाली स्लाइड लेता हूँ, देन उसके बाद जो है वो आपको डिस्कशन में लेते हैं। ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। MMPI के जो है वो क्लिनिकल स्केल की बात करें तो ये हमारे पास में दोस्तों 10 स्केल होते हैं, जिसको हम जो है वो यूज में लेते हैं। इन स्केल के आधार पे किसी भी पर्सन को जो है वो हमारे पास में आइडेंटिफाई करते हैं कि यार उसकी पर्सनैलिटी जो है वो किस तरीके की है, ठीक है। ऐसे आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड MBTI। ये हमारे पास में क्या होता है, एक पूरा जो है वो सीक्वेंस आता है। जैसे बात करें कि ये जैसे आ गया, इसमें अलग अलग है, इसके एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, सेंसर क्या होता है, थिकनर्स क्या होता है, जंगर्स क्या होता है, ये चीजें। और ये जो है वो बेसिकली हमारे पास में किसने दी थी, ये हमारे पास में मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में MBTI, ठीक। तो इसके आधार पे जो है वो हमारे पास में ये सारी चीजें दी गई है। ऐसे आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड आइंस्टीन स्केल। इसमें क्या होता है हमारे पास में दोस्तों, इसमें हमारे पास में ये स्केल है। जैसे ये पूरा जो स्केल देख रहे हो, इसमें देखो क्या उसकी चीजें है, अग्रेसिव है या नहीं है, एक्साइटेबल, सारी चीजों को जो है वो असेस किया जाता है और उसके आधार पे जो है वो मार्क किया जाता है। तो ये जो है वो हमारे पास में क्वेश्चन है, मतलब जिस तरीके से सारा जो है पैटर्न बना हुआ था और उसको जो है वो हम मार्क करके जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रोजेक्टिव टेस्ट। नाम से पता चला, प्रोजेक्टिव टेस्ट का मतलब होता है जैसे प्रोजेक्ट चला के जो है वो हम कर देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, रोशनचेस इंकबोर्ड या टेस्ट टेस्ट जो है वो होता है। इसमें क्या होता है, टेट क्या होता है हमारे पास में, दैट इज का थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, मतलब कोई भी थीम दिखा के जो है वो पूछा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, तो दोनों में हमारे पास में प्रोजेक्टर चलाते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या होता है, इमेज बेस्ड दिखाई जाती है। जैसे ये आ गया हमारे पास में रोशन इंक बोर्ड, इसमें अलग अलग जो है वो धब्बे धब्बे करके या अलग अलग इंक यूज करके जो है वो टेस्ट का यूज करता है कि देखो इसमें क्या शो हो रहा है। ऐसे आ जाता है हमारे पास में TAT, दैट इज कॉल्ड थीमेटिक, मतलब थीम के आधार पे जो है वो दिया जाता है, ठीक है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं,
कि एक इमेज दे दी, उसमें जो है वो एक कुत्ता बंधा हुआ है, देन खिड़की का दरवाजा जो है वो बंद है, ये सारी चीजें। देन उससे पूछा था कि इस इमेज से आप क्या सोच रहे हो, या ये इमेज जो है वो क्या बताना चाह रही है। तो ये सारी चीजें होती हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बिहेवियर टेस्ट, मतलब रोल प्ले करके, ठीक है, सिचुएशनल टेस्ट करके। आप रोज जो है वो मीम्स में देखते होंगे कि कोई अच्छा बंदा हायर करना है तो कंपनी का मैनेजर जो है वो क्या करता है कि लिफ्ट में आता है या बूढ़ा बन के आता है, कौन उसकी सहायता कर रहा है या कौन नहीं कर रहा, उसके आधार पे, या पूरे लोगों को एक रोल प्ले में उसके आधार पे जो पूछा जाता है कि उसकी सोच क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। एग्जैक्ट बिहेवियर तो तभी निकल के आएगा, जैसे मान के चलिए सारे लोग इंटरव्यू के अंदर जो है वो जा रहे हैं, ठीक है, और उसमें जो है वो एक अच्छे पर्सन की तलाश है, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि कोई आता है पर्सन, बूढ़ा पर्सन आता है, उससे चला नहीं जा रहा है, देन वो बन के आता है, फिर उसकी कौन सहायता करता है, फिर उस हिसाब से उनको सबको जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज का बिहेवियर टेस्ट, रोल प्ले या सिचुएशनल टेस्ट। इनके आधार पे हम पर्सनैलिटी को जो है वो असेस करते हैं। सारे मेथड्स आगे, इनमें से कोई एक मेथड यूज करके हम पर्सनैलिटी को जो है वो असेस करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करके सबसे अच्छा है। इंटरव्यू स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों में मैंने आपको बताया, अनस्ट्रक्चर में कोई जो है वो हमारे पास में प्लानिंग नहीं होती, न टाइम का, न क्वेश्चन का, न एरिया का। स्ट्रक्चर्ड में हमारे पास में पूरी प्लानिंग जो है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चनरी, उसमें हमारे पास में पूरा जो है वो चार्ट बना होता है, उसके आधार पे जो है वो हम फिक्स करते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्टिव टेस्ट, इसमें हम जो है वो प्रोजेक्टिव में, मतलब प्रोजेक्टिव जो होता है, प्रोजेक्ट होता है, उसके आधार पे इमेज देख के जो है वो क्रिएट करते हैं। बिहेवियर टेस्ट में रोल प्ले या सिचुएशन टेस्ट जो है वो हम करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता हमारे पास में डेवलपमेंट स्टेज। देखो डेवलपमेंट स्टेज को मैंने क्यों लिया, पर्सनैलिटी में जो है वो हमारे पास में डेवलपमेंट स्टेज बहुत काम की चीज है। ये डेवलपमेंट स्टेज के आधार पे ही हमारे पास में जो है वो पर्सनैलिटी सारी की सारी जो है वो डिपेंड करती है। तो डेवलपमेंट स्टेज को जो है वो हमारे पास में 4 स्टेज आती है, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल। इस स्टेज के बारे में जो है वो आप सब लोग जानते होंगे, ये भी जो है हमारे पास में फ्रूड ने, सिग्मंड फ्रूड ने दी थी, ध्यान रखना। और ये सारे, ये पर्सनैलिटीज पे डिपेंड नहीं होता, मतलब पर्सनैलिटी का इससे ज्यादा जो है वो, मतलब कि पर्सनैलिटी में हम क्यों पढ़ रहे हैं वो मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि डेवलपमेंट स्टेज अगर सही होगी ना तो बंदे की पर्सनैलिटी जो है वो बहुत अच्छी होगी। डेवलपमेंट स्टेज का पर्सनैलिटी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, ठीक है। तभी तो कहते हैं ना, जैसे ये आजकल जो नई नई स्कूल्स हैं या जो अच्छे स्कूल्स होते हैं, उनके उनमें इस डेवलपमेंट स्टेज पे बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है। अच्छी स्कूलों में या बाहर की स्कूलों में डेवलपमेंट स्टेज पे सबसे ज्यादा मेहनत की जाती है, ताकि उसकी पर्सनैलिटी उसी के हिसाब से जो है वो हो जाए। तो इसमें देखिए, जैसे ओरल स्टेज कौन सी होती है, ये 0 to 1 ईयर में होती है। उसमें हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ फीडिंग का रोल होता है, मतलब खाने से मतलब होता है। जो छोटा बच्चा होता है 0 to 1 ईयर में होता है, आपको बताइए, उसको सिर्फ खाने से मतलब होता है। तो अगर उसको हेल्दी खाना दोगे, कंप्लीटली जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग दोगे, देन उसके बाद एक्सक्लूसिव फीडिंग चालू करोगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसका होगा, देन उसी हिसाब से जो है वो सारी चीजें आगे बढ़ेगी। ऐसे एनल स्टेज, टॉयलेट ट्रेनिंग जैसे उसको बच्चे को करवाई जाती है, और उसमें यह भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से कहाँ करनी है, गंदगी नहीं फैलानी है, कमोड को किस तरीके से साफ करना, वो सारी चीजें। तो ये भी हमारे पास में पर्सनैलिटी का जो है वो हिस्सा हो जाता है। नेक्स्ट फेलिक, जेंडर अवेयरनेस। आपको पता ही है कि ये हमारे पास में जो है वो आगे बढ़ने के बाद आती है। उसमें दूसरे अपोजिट जो जेंडर होते हैं उसके अंदर जो है वो अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। ये आता है जेंडर अवेयरनेस में हमारे पास में। तो दूसरों के प्रति हम किस तरीके का भाव रखेंगे, किस तरीके का सम्मान का भाव रखेंगे, वो सारी चीजें। लेटेंसी में आती है सोशल एंड स्किल डेवलपमेंट, वही क्या क्या चीजें वो समाज से या स्किल के द्वारा जो है वो सीख रहा है, डेवलप कर रहा है, वो सारी चीजें। और जेनाइटल में मैच्योरिटी एंड रिलेशनशिप, किसी भी दूसरे लोगों का जो है वो किस तरीके से सम्मान करना है, क्या हमें उसकी सोच के बारे में रखना है, कितनी थिंकिंग को रखना, ये सारे की सारी चीजें आती है हमारे पास में डेवलपमेंट स्टेज के अंदर। कुल मिला के आपको इस स्लाइड में यही याद रखना है कि डेवलपमेंट स्टेज अगर अच्छी होगी तो बंदे की या बंदी की पर्सनैलिटी भी जो है वो उतनी ही अच्छी होगी। क्लियर है। अब फटाफट जो है वो हमारे पास में आ जाता है कि पर्सनैलिटी का जो है वो नर्सिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग, ठीक है। नर्सिंग के अंदर जो है हमारे पास में, या हम कहें इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग, क्या क्या चीजें। तो देखो, पहली चीज है हेल्प अंडरस्टैंड पेशेंट बिहेवियर, ठीक है। पेशेंट को बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हमारे पास में ये सारी चीजें होती है, ये सब चीजें नर्सिंग का है। नेक्स्ट,
बेटर थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। भाई जिस पर्सनैलिटी का जैसा पर्सन होगा उसी तरीके से हम जो है वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन बना पाएंगे। कोई अच्छी सोच वाला है तुरंत हमारे पास में बन जाता है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बिल्ड एम्पैथी एंड ट्रस्ट। यस, ये भी जो है वो हमारे पास में उसी पर्सनैलिटी पे ऊपर डिपेंड करता है। मॉडिफाई पेशेंट बिहेवियर मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इसमें हमारे पास में पेशेंट के बिहेवियर को अगर हमें चेंज करना है, जैसे किसी को ओसीडी है, उसके चीज़ों को चेंज करना है, उसकी हमें पर्सनैलिटी को चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो हमारे पास में इसके अंदर जो है वो इंक्लूड होती है। गाइड साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन। देखो साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन का मतलब आप समझ भी गए होंगे कि कोई भी चीज़ हो जाती है उसके बाद जो चीज़ हम करते हैं वो होता है हमारे पास में रिहेबिलिटेशन। तो साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन मतलब उसको अपनी लाइफ को कैसे और किस तरीके से जो है वो इंप्रूव करना है। एंड इंप्रूव नर्स पेशेंट एंड नर्स टीम रिलेशनशिप। तो ये सारे के सारे जो है हमारे पास में इंपॉर्टेंस होते हैं नर्सिंग के अंदर में। क्लियर है। अब उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन इन हेल्थ एंड नर्सिंग प्रैक्टिस। पर्सनैलिटी का जो है वो हमारे पास में किस तरीके से और क्या क्या जो है वो रोल होता है, कौन कौन से एरिया में क्या क्या रोल होता है। तो जैसे एरिया की बात करें तो साइकेट्रिक नर्सिंग में क्या रोल होता है, काउंसलिंग में हमारे पास में पर्सनैलिटी का क्या रोल होता है, देन पेशेंट एजुकेशन में, हेल्थ बिहेवियर में एंड रिहेबिलिटेशन में क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें सब चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है, या आपको बताइए। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल साइकेट्रिक नर्सिंग की बात करें तो उसके अंदर हमें जो है वो उसका मेंटल बिहेवियर कैसा है उसको अंडरस्टैंड करने में जो है वो हेल्प मिलती है। ऐसे अगर हमारे पास में काउंसलिंग की अगर बात करें तो किसी की पर्सनैलिटी अच्छी होती है तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेशनल एंड इमोशनल सपोर्ट जो है वो दे सकते हैं। तो पर्सनैलिटी का यहाँ पे भी बड़ा रोल होता है। पेशेंट एजुकेशन में यस, अगर किसी का फैमिली बैकग्राउंड एजुकेटेड है वो सारी चीज़ें तो आसानी से जो है वो चीज़ें एडजस्ट हो जाती है, एडजस्ट टीचिंग स्टाइल। हेल्थ बिहेवियर में मतलब उसका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन अगर हमें करना है तो अच्छी पर्सनैलिटी बढ़िया वाली चीज़ें तो तुरंत हम कर सकते हैं। रिहेबिलिटेशन में कोपिंग एंड पर्सनल एडजस्टमेंट जो है वो आता है। फटाफट जो है वो हम समरी ले लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो पर्सनैलिटी क्या चीज़ थी, पर्सनैलिटी में हमने बताया था कि पर्सनैलिटी जो है वो यूनिक होती है, बिल्कुल यूनिक होती है, स्टेबल येट अडेप्टेबल। ठीक है, वैसे स्टेबल होती है लेकिन हम कोशिश करना चाहें तो हम उसको अडेप्ट कर सकते हैं। हमने ये बोला कि पर्सनैलिटी स्टेबल होती है, बिल्कुल जैसे मेरी पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल स्टेबल है अभी तक, लेकिन अगर मैं चाहूं या कोई लोग चाहे तो अगर धीरे धीरे करना चाहे तो पर्सनैलिटी जो है वो अडेप्ट कर लेती है, उस चीज को अडेप्ट कर लेती है। इन्फ्लुएंस बिहेवियर, दूसरों के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होती है, बिल्कुल होती है। आपने देखा होगा कोई पर्सन जो है वो डाकू होता है, चोरी है, उसने साधु से मिला या साधु से उसकी मुलाकात हुई तो वो फिर उसका बिहेवियर चेंज होता है। ऐसी कई स्टोरियां आपने जो है वो सुनी होगी। नेक्स्ट, फॉर्म्ड बाय हेरिडेटरी एनवायरमेंटल एंड एक्सपीरियंस। जो हमारे पास में पर्सनैलिटी है वो कैसे फॉर्म होती है, हेरिडेटरी, जन्म से, बिल्कुल जैसा लालन पालन हुआ है जैसे माता पिता उसमें। फिर एनवायरमेंटल, हमारा एनवायरमेंट कैसा रहा उस हिसाब से। फिर आगे हम क्या क्या चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करती है। एंड नेक्स्ट, अंडरस्टैंड थॉट वेरियस थ्योरी एंड टूल्स। जो भी थॉट्स या जो भी हमारे पास में थ्योरी जाती है उसके हिसाब से हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं उसके हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। तो पर्सनैलिटी जो है वो हमारे पास में यूनिक होती है, बिल्कुल यूनिक होती है, स्टेबल होती है बट यट अडेप्टेबल होती है, मतलब स्टेबल होती है लेकिन चाहे तो चीज़ें चेंज होती है। बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होती है, बिल्कुल इन्फ्लुएंस होती है। एंड हेरिडेटरी एनवायरमेंट एक्सपीरियंस, इससे जो है वो फॉर्म होती है। और ये जो है वो हमारे पास में वेरियस थ्योरी एंड टूल्स से जो है वो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पास में पर्सनैलिटी के हमारे पास में तीन चीजें। क्विक पॉइंट की बात करें तो एग्जाम में सबसे ज्यादा फ्रूड वाला पूछा है पर्सनैलिटी के कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड इड, ईगो, सुपर ईगो। इसमें हमारे पास में इड के अंदर जो है वो हमारे पास में अनकॉन्शियसनेस होता है, देन सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं होती है, अपना फुलफिलमेंट होना चाहिए। ईगो के अंदर हमारे पास में थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस होती है, थोड़ा फुलफिलमेंट होता है। सुपर ईगो के अंदर जो है वो फुल्ली कॉन्शियसनेस होती है हमारे पास में, एंड ये जो है वो पूरा अच्छे बुरे को देख के जो है वो कहता है। 5 जो है हमारे पास में ओशियन मॉडल सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल रहता है, पर्सनैलिटी का सबसे अच्छा जो है वो एक्सेप्टेबल मॉडल है। ठीक है, एक्सेप्टेबल मॉडल कौन सा होता है दोस्तों, एशियन मॉडल होता है। देन उसके बाद MBTI पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो हमारे पास में आता है। एंड पर्सनैलिटी जो है वो किससे बनती है, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्राइड से जो है वो हमारे पास में पर्सनैलिटी जो है वो बनती है। क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारे पास में पर्सनैलिटी वाला टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। आई होप
थोड़ा सा अटपटा टॉपिक था, लेकिन आपको जो है वो समझ में जरूर आया होगा। बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो बता सकते हैं, या कोई भी टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास से दोस्तों अलविदा लेते हैं। कल की क्लास में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। तो जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमारे पास में इम्यूनाइजेशन है। अब तक आपने जो इम्यूनाइजेशन पढ़ा और कल हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें किस तरीके से डिफरेंशिएट है उसको हम कल देखेंगे। इसी के साथ दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।